नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में होने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि विद सॉल्यूशन के साथ हम करेंगे, अर्थात व्याख्या सहित हिंदी विषय से संबंधित प्रश्नों को हम करेंगे, जो कि एनटीए नेट की परीक्षा हो या DEET+B की परीक्षा हो या BPSC या यूपी TGT PGT किसी से भी स्टेट में होने वाली हिंदी संबंधी TGT PGT परीक्षा हो या फिर जो कोई अन्य परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये क्लास मददगार साबित होगी। तो आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1। ये प्रश्न जो है पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी है भाई, और परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। इनको हम बिल्कुल विद सॉल्यूशन के साथ करेंगे, एक प्रश्न के साथ उसके जो और अन्य तथ्यों को भी करेंगे, ताकि आपकी बार बार रिवीजन होने से आपके तथ्य बिल्कुल क्लियर होते चले जाए और जो है परीक्षा में आप कंफ्यूज ना हो। तो देख लेते हैं, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती। बिहारी हिंदी वर्ग में कौन सी बोली नहीं आती? आपको पता है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में आती है। उसके बाद जो है ये तीनों की तीनों बोलियां हैं, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा ए, छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती, बल्कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। इनके अन्य नाम है, किंतु अवधी नाम ही सर्वाधिक प्रचलित एवं मान्य रहा है। और उसके बाद अवधी जो बोली है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई, ये भी पूछा जा सकता है। तो अवधी जो बोली है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित मानी जाती है। अवधी बोली यानी कि पूर्वी हिंदी जो है वो अर्धमागधी से निकली है, पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी से जो निकली है वो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, तीनों बोलियाँ निकली है। इसीलिए इसका संबंध जो है अर्धमागधी से मान जाएगा कि अवधी जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई। और जो पश्चिमी हिंदी से जो है पश्चिमी हिंदी है वो शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई। ये जो है भाषा का संबंधी जो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के से संबंधित जो बोलियां हैं, कौन सी किस अपभ्रंश से संबंधित बोलियां निकली, किससे विकसित हुई, ये हम जो है एक क्लास में मैंने आपको अच्छे से पहले भी समझा रखा है, और आगे भी प्रश्न उत्तरों के माध्यम से हम एक एक प्रश्न को देखते हुए चलेंगे। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 2। मुरारी और नरगिस के प्रेम का पर आधारित जो उपन्यास है वो कौन सा माना जाता है? मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास निम्नलिखित में से जो है वो रहा है चंद हसीनों की खतूत। चंद हसीनों की जो खतूत है वो ये उपन्यास किसका है? ये उपन्यास जो है पांडे बेचन शर्मा जी का है, और जिसका प्रकाशन वर्ष 1927 माना जाता है। उग्र जी का है ये उपन्यास। उसके बाद इससे संबंधित और अन्य हम तथ्य देखें तो इस उपन्यास में सांप्रदायिक सद्भाव का चित्रण हुआ, और चंद हसीनों की खतूत पत्रात्मक प्रविधि में लिखा हुआ पहला उपन्यास माना जाता है। यानी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है पत्रात्मक शैली में लिखा गया, पत्रात्मक शैली में लिखा गया जो हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? वो माना जाता है चंद हसीनों की खतूत, जो कि ये उग्र जी का है, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का। उसके बाद अगला तथ्य हम देख लेते हैं, बनारसी दास चतुर्वेदी। बनारसी दास चतुर्वेदी विशाल भारत पत्रिका के संपादक के रूप में इन्होंने कार्य किया था, और पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को इन्होंने घासलेटी साहित्य कहा। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि घासलेटी साहित्य किस साहित्य का के जो रचनाओं को कहा जाता है, तो या किस साहित्यकार के उपन्यासों को कहा जाता है? तो घासलेटी साहित्य उग्र जी के उपन्यासों को कहा जाता है। और किसने कहा? बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने। और बनारसी दास चतुर्वेदी ने जो है विशाल भारत पत्रिका का संपादन किया था। कई बार ये भी पूछा जाता है विशाल भारत पत्रिका का संपादन किसने किया? तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने। उसके बाद देख लेते हैं अगला तथ्य, उग्र ने सर्वप्रथम हिंदी उपन्यास में पत्रात्मक प्रविधि का भी जो है परिवर्तन किया। ये भी पूछा जाता है पत्रात्मक प्रविधि या पत्रात्मक शैली का प्रवर्तक कौन माना जाता है हिंदी साहित्य में? तो उपन्यास में पत्रात्मक प्रविधि का जो परिवर्तन करने वाले साहित्यकार कौन माने जाते हैं सर्वप्रथम? तो ये रहे हैं उग्र जी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं
प्रश्न नंबर 3, तपेदिक की मरीज मन्नो, तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है। तो तपेदिक की मरीज मन्नो किस कहानी में चित्रित है, ये आपको बताना है। तो बादलों के घेरे में, बादलों के घेरे में जो कहानी है कृष्णा शोभती जी की है। तो इससे संबंधित और अन्य तथ्य हम देख लेते हैं। कृष्णा शोभती ने बादलों के घेरे में 1980 ईस्वी में जो ये है रचना लिखी है, और उन्होंने जो है 1980 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1996 में साहित्यिक अकादमी अद्वैतावर्ती सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद इनकी अन्य रचनाएं देख लेते हैं। कृष्णा शोभती जी की सिक्का बदल गया का रचना का प्रकाशन वर्ष जो है 1948, और जिंदगी नामा एक वृहद उपन्यास है इनका 1979 ईस्वी। दिलो दानिश जो है 1993 में लिखा गया। ये उपन्यास जो है, ये रचनाएं कृष्णा शोभती जी संबंधित, इनको आपको ध्यान रखना है कौन सी रचना कृष्णा शोभती जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं और किस सन में जो है ये प्रकाशित हुई। क्योंकि कृष्णा शोभती की जो रचनाएं हैं वे क्रम वाइज भी NTA नेट के अंतर्गत पूछा जा सकता है, क्योंकि कई बार प्रश्न पिछली क्लासों में जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4, सिद्ध और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं। फिर से देख लेते हैं भाई ये कथन, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं, ये अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। सिद्धों की और योगियों की रचनाओं को शुद्ध साहित्य के अंतर्गत किसने नहीं माना कि ये शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती, ये किसने कहा, किस आलोचक का कथन है। तो ये कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इन्होंने सिद्ध और जो है नाथों और योगियों की जो रचनाएं हैं उनको जो है साहित्य की कोटि में पूरी तरह से मान्यता नहीं दी है। तो इनका ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का, सिद्ध और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूति और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः इसलिए वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 5, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन माने जाते हैं। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता माने गए हैं श्रीधर पाठक जी। इससे संबंधित हम देख लेते हैं तथ्य। ऋतु संहार के रचयिता श्रीधर पाठक 1859 ईस्वी में ये इनका जन्म हुआ भाई, और 1928 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। श्रीधर पाठक के संबंध में बताया है। तो ऋतु संहार इनकी प्रमुख रचना रही है। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। और ऋतु संहार के मूल रचनाकार कौन माने जाते हैं, कालिदास जी। उनकी रचना का अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया। गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक की पहली खड़ी बोली की रचना है। गुणवंत हेमंत जो है श्रीधर पाठक की पहली खड़ी बोली की रचना मानी जाती है। केवल हेमंत नाम से रचना पूछ ली जाए, केवल हेमंत, तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है हेमंत नाम से। कि गुणवंत हेमंत तो श्रीधर पाठक की है, अगर केवल हेमंत नाम से जो रचना है वो किस साहित्यकार की है, आधुनिक काल के अंतर्गत ही है। इतना हिंट मैं आपको दे देती हूँ, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि हेमंत जो है किस साहित्यकार की रचना है। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6, वट वृक्ष की छाया में किस लेखक किसकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई। किस लेखक की, किसकी नहीं है भाई, ये किस लेखक की है, किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई। कई बार टाइपिंग मिस्टेक होता है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो वट वृक्ष की छाया में जो है किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए जो है ये रचना लिखी गई है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा हमारा अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर जो है कुमुद नागर अमृतलाल नागर के पुत्र रहे हैं। और कुमुद नागर ने वट वृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर जो कि 2004 की जीवनी लिखी है। इन्होंने जो है अमृतलाल नागर की जीवनी से संबंधित जो है जीवन से संबंधित वट वृक्ष की छाया में रचना लिखी है। किन्होंने लिखी है, अगर रचनाकार का नाम पूछ लिया जाए कुमुद नागर आएगा, अगर ये पूछ लिया जाए किस
के जीवन से संबंधित ये जीवनी है, ये रचना है, तो अमृतलाल नागर से संबंधित रही है, कुमुद नागर ने लिखी है। और उसके बाद देख लेते हैं अमृतलाल नागर की जो प्रमुख रचनाएं है वो है महाकाल, बूंद और समुंदर, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, मेरी प्रिय कहानियाँ, सिकंदर हार गया आदि जो रचनाएं है ये अमृतलाल नागर जी की है। और इनके अलावा और अन्य जो रचनाएं है वो है एक मानस का हंस, कई बार हम पढ़ चुके हैं, मानस का हंस जो कि तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित है, मानस का हंस। और उसके बाद जो है एक रचना इनकी और है खंजन नैन, जो कि सूरदास के जीवन से संबंधित है, खंजन नैन। इस प्रकार से जो ये अमृतलाल नागर ने काफ़ी सारी प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगला अगला तथ्य हम देख लेते हैं भाई। अमृतलाल नागर को 1981 में साहित्य एवं क्षेत्रीय शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया। तो 1981 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया जाने वाले विद्वान जो लेखक कौन रहे हैं, अमृतलाल नागर। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। इन्होंने जो मानस का हंस अभी मैंने आपको बताया था 1972 में तुलसीदास के जीवन का वर्णन इसमें किया है। अमृत और विष पर जो है 1967 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वो अमृत और विष जो रचना है इनकी, इस पर इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है, जो कि 1967 में मिला था। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 7। राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। राही मासूम रजा द्वारा जो है एक प्रसिद्ध लेखक हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं राही मासूम रजा। इनके द्वारा उपन्यास कौन सा नहीं लिखा गया ये पूछा हुआ है। तो दिल एक सादा कागज़ राही मासूम रजा जी का है, कटरा भी आरजू ये भी राही मासूम रजा की है, और टोपी शुक्ला भी राही मासूम रजा जी का जो है उपन्यास है। लेकिन समर शेष है जो है उपन्यास राही मासूम रजा जी का नहीं है। समर शेष है उपन्यास जो है अब्दुल बिस्मिल्लाह खां जी का है। तो इससे संबंधित हम तथ्य देख लेते हैं। अब्दुल बिस्मिल्लाह नई पीढ़ी के बहुचर्चित और बहुमुखी प्रतिभा संपन्न रचनाकार माने जाते हैं। झीनी झीनी बीनी चदरिया नामक उपन्यास के लिए इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अमर शेष है अब्दुल बिस्मिल्लाह खां का कथात्मक उपन्यास माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 8। संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। जो है उपयुक्त विचार किस विद्वान का है? तो ये जो विचार कही है ये किसके है? ये रामविलास शर्मा जी ने ये पंक्ति कही है कि संस्कृत का कोई भी शब्द हम जो है मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर उसे हम तद्भव नहीं बना सकते। तो ये कथन कहा है रामविलास शर्मा जी ने। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? तो इनमें से जो है अमीरदास, मतीराम और रामसाई ने सतसई की रचना की है। चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की। सतसई शब्द जो है सत और सई से बना है। सत का अर्थ होता है 7 और सई का अर्थ होता है 100। इस प्रकार सतसई काव्य वह काव्य है जिसमें 700 छंद होते हैं। 700 या 700 से अधिक छंद जिसमें भी हमें पाए जाते हैं उसे ही हम जो है सतसई का नाम देते हैं। तो कवि चिंतामणि त्रिपाठी हिंदी के रीतिकाल के कवि हुए हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हम देख लेते हैं। क्योंकि चिंतामणि ने जो है सतसई की रचना नहीं की है, तो चिंतामणि की प्रमुख कृतियों को हम देखते हैं। तो रसविलास, श्रृंगार मंजरी, कृष्ण चरित्र, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश आदि जो है चिंतामणि जी की प्रमुख रचनाएं है। और अन्य कवियों के से संबंधित भी रचनाएं हम देख लेते हैं, जिसमें कि मतीराम जी से संबंधित प्रमुख कृतियाँ जो है वो कौन कौन सी है? सतसई अभी हमने देखा था किस विद्वान ने सतसई की रचना नहीं की? मतीराम ने की है। सतसई और व्रत कौमुदी रचना भी मतीराम ने लिखी है। और
फूल मंजरी आदि जो रचनाएं मतीराम जी की है। उसके बाद रामसाई ने भी जो है सतसई की रचना की। वाणी भूषण, व्रत तरंगिणी और कहरा आदि रचनाएं लिखी है। उसके बाद अमीरदास जी की जो कीर्तियाँ है वे है सतसई। अमीरदास जी ने भी सतसई की रचना की है। अमीर प्रकाश, शबामंडल आदि रचनाएं जो है अमीरदास जी की है। हमने देख लिया कि किस किस विद्वान ने जो है सतसई की रचना की है। तो ऑप्शन के अनुसार चिंतामणि हमारा आंसर होगा। चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की। उसके बाद देख लेते हैं आगे, और इनकी अन्य रचनाएं भी हमने देख ली है, ताकि इससे संबंधित इन कवियों से संबंधित और इनकी अन्य रचनाओं को भी पूछ लिया जाए तो आप आसानी से उनका सही आंसर दे सको। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारा एक तथ्य रह जाता है भाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति काव्य का प्रवर्तक चिंतामणि को माना जाता है। ये आप सभी को पता है। वैसे जो है सर्वमान्य तौर पर या कुछ और अन्य विद्वानों ने, जैसे कि डॉक्टर नागेंद्र जी ने जो है केशवदास जी को माना था। ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन शुक्ल के अनुसार पूछा जाए तो चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। रीतिकाल का अर्थात रीति काव्य का प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर सीधा ये पूछ लिया जाए रीतिकाल या रीति काव्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं तो केशवदास का नाम हम लेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10। हरि अनंत हरि कथा अनंत कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किसके लिए कहवाई? जो ये पंक्ति है ये राम कथा के प्रसंग में कही गई है। तुलसीदास जी ने ये बात किसको कहवाई ये पूछा हुआ है। सही आंसर हो जाएगा हमारा शिव से कहलवाई। पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 11। रस गगन गुफा में अंजर झरे, अजपा सुमरिन जाप करे। उप पंक्तियाँ जो है गगन गुफा में से अभिप्राय क्या है? तो इससे अभिप्राय हमारा हो जाएगा सहसारसर चक्र। तो उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थितियों के अनुरूप हिंदी मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग भी जो है सामान्य भक्ति मार्ग की भावना जो है कुछ लोगों में जगाई। उक्त कथन किसका है? कि उत्तर भारत की परिस्थितियों के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की जो भावना है वो कुछ लोगों में जगाई। वो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई और किस तरफ गई? उत्तर में गई। दक्षिण द्रविड़ भक्ति उपजी लाए रामानंद, यानी भक्ति का जो जन्म है जो उपज है वो दक्षिण भारत में हुई थी। जो कि ये रामानुजाचार्य जी जो वैष्णव संत कवि रहे हैं, वैष्णव भक्ति के कवि रहे हैं, इन्होंने भक्ति के द्वार केवल 2 लोगों के लिए ही खोले थे। और फिर जो है उत्तर भारत में कौन लेकर के आए भक्ति को? ये जो है रामानंद जी। रामानंद ने भक्ति के द्वार सभी के लिए खोल दिए गए। उत्तर भारत में जो है रामानंद जी लेकर के आए। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न संख्या। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, लगता है कहीं ना कहीं ये परीक्षा ये तथ्य हमारे ये महत्वपूर्ण बिंदु परीक्षा में आपके लिए मददगार साबित होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दिया करो। क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही जो है नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मुझे मिलता है। तो इसी तरह हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित हम अपनी अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ हम आगे हर रोज़ जो है हम इसी तरह प्रश्नों को बार बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रेम शतक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? प्रेम शतक के रचनाकार माने गए हैं वियोगी हरि। वियोगी हरि जो है प्रेम शतक के रचनाकार माने गए हैं। उसके बाद प्रेम शतक इनकी रचना का नाम है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं अगले इससे संबंधित और अन्य तथ्य। प्रेम शतक के रचनाकार जो है वियोगी हरि
है। ये आधुनिक ब्रज भाषा के प्रमुख कवियों में से एक है। वीर सतसई के लिए इन्होंने जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक जो है पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। वियोगी हरि गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति रहे हैं और इनकी प्रमुख जो कीर्तियाँ है वो है भावना, प्रार्थना, अंतर्नाद, देशद्रोह, उसके बाद है व्यर्थ गौरव। ये सभी जो है इनकी प्रमुख कीर्तियाँ हैं किनकी, वियोगी हरि जी की। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 14। हरिदास संप्रदाय के राधा कृष्ण कौन माने जाते हैं? हरिदास संप्रदाय के राधा कृष्ण निम्नलिखित में से जो है लोक निरपेक्ष माने जाते हैं। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण है लोक निरपेक्ष, यानी कि लोक निरपेक्ष माने गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला इससे संबंधित और अन्य तथ्य। हरिदास संप्रदाय के राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष है और इस संप्रदाय के राधा कृष्ण तटस्थ भी रहे हैं। और हरिदासी संप्रदाय निम्बार्क मत की एक शाखा है जिसकी स्थापना स्वामी हरिदास, जिनका जन्म 1441 विक्रमी संवत में हुआ, इसे सखी संप्रदाय भी कहते हैं। इनमें जो है भक्त अपने आप को श्री कृष्ण की सखी मानकर उसकी उपासना तथा सेवा करते हैं और प्राय जो है स्त्रियों के वेश में रहकर उन्हें आचार व्यवहारों आदि का पालन भी करना होता है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर हमारा 15। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। ये कथन जो है, ये संवाद जो है किस नाटक का है? तो आप सभी को पता है लहरों का राजहंस। लहरों के राजहंस में कहा गया है कि नारी का जो आकर्षण है उस पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण जो है, यानी कि नारी का अपकर्षण उसे जो है गौतम बुद्ध बना देता है। यानी उसे नारी को जिस प्रकार से गौतम बुद्ध छोड़ करके चले गए थे वन में समाधि लेने, तो इसी प्रकार जो है ये कथन लहरों के राजहंस, जब आप जो ये रचना पढ़ोगे, नाटक पढ़ोगे मोहन राकेश जी का, तो आपको पता चलेगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में हम देखते हैं अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उस उक्त जो पंक्तियाँ है किस निबंध से ली गई है? अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है, यानी कि अनुभूति के द्वंद्व से ही जो है प्राणी होते हैं उनके जीवन का जो है प्रारंभ होता है, शुरुआत होती है। उच्च प्राणी होते हैं जो मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आती हैं। जो ये पंक्तियाँ कही गई है, ये कही गई है भाव या मनोविकार जो है निबंध से संबंधित रही है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेह जी की नहीं है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेह जी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। तो प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि और कृष्य क्रंदन, ये सभी रचनाएं जो है किनकी है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेह जी की। लेकिन सौपन जो रचना है वो रामनरेश त्रिपाठी जी की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं मिलन 1917, पथिक 1920 और चौपन जो है 1928, ये तीनों रचनाएं रामनरेश त्रिपाठी जी की रही है। उसके बाद देख लेते हैं भाई प्रश्न नंबर 18। रामचरितमानस में कितने कांड है? तो रामचरितमानस में आप सभी को पता है 7 कांड है। और 7 कांड के नाम कौन कौन से हैं? सबसे पहले आएगा बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड। लंका कांड को युद्ध कांड के नाम से भी जाना जाता है। और फिर है उत्तराकांड। इस प्रकार से जो है रामचरितमानस में 7 कांड दिए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 19। निर्मल वर्मा का पहला कहानी
संग्रह कौन सा माना जाता है? तो निर्मल वर्मा जी का पहला कहानी संग्रह निम्नलिखित में से परिंदे हैं। उसके बाद देख लेते हैं परिंदे का जो प्रकाशन वर्ष है 1859 ईस्वी में हुआ। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20, सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन वर्ष है वो किस वर्ष माना जाता है? तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष जो है 1900 ईस्वी में माना जाता है। उसके और जो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं भाई प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ सिंह का है? तो फणीश्वर नाथ सिंह का इनमें से कौन सा उपन्यास है ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा हमारा रेहन पर रघु। रेहन पर रघु उपन्यास जो है ये फणीश्वर नाथ ये उपन्यास जो है काशी सिंह का है। शायद मैं फणीश्वर नाथ रेणु बोल गई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जो है काशीनाथ सिंह जी का है? तो रेहन पर रघु जो उपन्यास है ये काशीनाथ सिंह का है। उसके बाद जो है एक ब्रेक के बाद उपन्यास अलका सारवागी का है और चाक उपन्यास जो है मैत्री पुष्पा जी का रहा है। ग्लोबल गांव के देवता जो उपन्यास है वो रणेंद्र जी का है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 22, आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम बताइए। तो रस सूत्र के 4 व्याख्याता हुए हैं, कौन कौन से? जिसमें भट्टलोलट, भट्टनायक, शंकुक और अभिनव गुप्त शामिल है। और जो भरत मुनि ने रस सूत्र की जो है स्थापना की थी, रस सूत्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये चारों के चारों इनके व्याख्याता माने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं शंकुक अनुमतिवाद को न्यायमूर्ति सिद्धांत माना है। शंकुक ने जो है अनुमितिवाद को न्याय मतानुसारी सिद्धांत माना है और इसका जो कारण उसका अनुमिति प्रधान होना है। और उसके बाद भट्टलोलक की बात करें तो इन्होंने उत्पत्तिवाद को माना है और आरोपवाद भी कह सकते हैं। उसके बाद जो है शंकुक जो है अनुमतिवाद, इनको अनुमानवाद भी कह सकते हैं। फिर है भट्टनायक ने भुक्तिवाद या भोगवाद भी कह सकते हैं। अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद का प्रवर्तन किया है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या हमारी 23, नियाज बालबोधनी मासिक पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं? तो नियाज बालबोधनी मासिक पत्रिका जो निकाली गई तो उसके संपादक पूछे गए हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है बालबोधनी नामक मासिक पत्रिका के संपादक माने गए हैं। उसके बाद देख लेते हैं बालबोधनी हिंदी की पहली महिलाओं की पत्रिका मानी जाती है। इसके संपादक जो हैं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को माना जाता है और जो है इस पत्रिका का जो प्रकाशन है वो 1874 ईस्वी में हुआ। उसके बाद देख लेते हैं 4 वर्ष तक नियमित प्रकाशन के उपरांत यह बंद हो गई थी। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न संख्या हमारी 28, जयवर्धनमान नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं? इस नाटक के लेखक जो है राम कुमार वर्मा जी माने जाते हैं। जयवर्धनमान नाटक के लेखक राम कुमार वर्मा, इसका जो प्रथम प्रकाशन है इसका प्रथम संस्करण 1875 में प्रकाशित हुआ और विद्वानों ने राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जन्मदाता भी माना है। उसके बाद देख लेते हैं इनकी एकांकी का नाम क्या है? इनकी एकांकी का नाम है बादल की मृत्यु। बादल की मृत्यु, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो अगर ये पूछ लिया जाए प्रथम एकांकी किसे माना गया है, तो एकांकी माना गया प्रथम एकांकी एक घूंट, जो कि एक सेकंड, एक दूसरे से मिलते जुलते तथ्यों को आप बार बार रिवाइज करते हुए चलोगे तो परीक्षा में इन्हीं तथ्यों में से घुमा फिरा कर प्रश्नों को पूछा जाता है, तो आप आसानी से इनके आंसर दे सकते हो। तो एक घूंट जो एकांकी है तो ये है किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद की, जो कि हिंदी की प्रथम एकांकी मानी जाती है। लेकिन अगर एकांकीकार की बात आ जाए, एकांकीकार कौन रहे हैं प्रथम? वे रहे हैं राम कुमार वर्मा, जिनकी रेखांकी जो है हिंदी के प्रथम एकांकी के जन्मदाता या प्रथम एकांकीकार कौन माने जाते हैं? तो राम कुमार वर्मा को माना जाता है। यह आपको डिफरेंट ध्यान रखना है हमेशा
कि अगर एक अंक की पूछ ली जाए प्रथम एक अंक की कौन सी मानी जाती है, तो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित एक घूँट को माना गया है। अगर प्रथम एकांकीकार का पूछा जाए तो प्रथम एकांकीकार जयशंकर प्रसाद को न मानकर रामकुमार वर्मा को माना है, जिन्होंने बादल की मृत्यु नामक एकांकी की रचना लिखी है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में हम देखेंगे मुकुल नामक कविता संग्रह किस रचनाकार का है। तो मुकुल नामक कविता संग्रह निम्नलिखित में से सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। मुकुल कविता संग्रह में जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं संकलित है। इनका जो संस्करण प्रथम संस्करण है 1930 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान की और अन्य कीर्तियाँ भी है, जैसे कि चित्राधार भी जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का काव्य संग्रह है। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने टॉप 25 प्रश्नों को देख लिया है। हिंदी साहित्य से संबंधित टॉप 25 प्रश्नों को आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया है। परीक्षा तक अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए इसी तरह हर रोज हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण तथ्यों को करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो पसंद आई एक बार फिर से कहना चाहती हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।